स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। अभी तक हमने पिछले कई वीडियो में पढ़ा कि भारतीय संविधान की आधारशिला किस तरीके से रखी गई और कौन कौन से प्रावधान करके भारतीय संविधान बनने का एक ढांचा तैयार हुआ। तो अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये हमारे वर्तमान संविधान का कह सकते हैं कि एक मेन ढांचा है और इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत से प्रावधान जो है वो आज के वर्तमान संविधान में डाले गए हैं। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहने का मतलब अधिनियम है। इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है क्योंकि इसी पर आधारित है हमारा आज का संविधान। तो चलिए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए। तो देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रावधान किया गया कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का मतलब ये होता है कि इसमें जो है जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे कि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें कि इन प्रांतों में अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद 6 कमिश्नरी थे और बाकी थी देसी रियासतें। हम जैसा कि जानते हैं 562 देसी रियासतों से अधिक देसी रियासतें जो है वो भारत में थी। तो इन सभी को मिलाकर 11 ब्रिटिश प्रांतों को, 6 कमिश्नरी को और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। लेकिन इसमें जो है देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव जो है मूर्त रूप नहीं ले सका और ये प्रस्ताव रद्द हो गया। लेकिन 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है प्रांत जो है अपने कानून के हिसाब से अपना सरकार चला सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रावधान था जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में डाला गया था। अब जो दूसरा है उसमें ये प्रावधान है कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी और प्रांतों में समाप्त कर दिया जाएगा। इसके पहले जो है 1919 के उसमें अधिनियम में था कि प्रांतों में द्वैध शासन था। कहने का मतलब वहां पे गवर्नर जनरल 2 विषय उसमें आवंटित किए गए थे। प्रांत एक होता है रक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। लेकिन अभी इस अधिनियम में क्या किया गया कि ये जो व्यवस्था थी वो केंद्र में लागू कर दी गई कि रक्षित विषय और आरक्षित विषय वो जो है केंद्र में लागू कर दिया गया, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। ये इसमें का मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, उसमें जो है 2 प्रकार के विषय हुआ करते थे। केंद्रीय प्रशासन में लागू कर दिया गया और उस केंद्रीय प्रशासन में जब द्वैध शासन लागू कर दिया गया तो उसमें 2 प्रकार के विषय आए। रक्षित विषय, रक्षित विषय में आते थे प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजाति। कहने का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट विषय थे वो जो है रक्षित विषय में डाल दिए गए और इनका प्रशासन जो है गवर्नर जनरल अपने परिषद की सहायता से करता था। उसके बाद जो अगला विषय जो है वो हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय का मतलब इसमें जो है कम महत्व के विषय डाले गए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य। कहने का मतलब जितनी भी व्यवस्था करने वाली चीजें थी वो सारे विषय हस्तांतरित विषय में डाल दिए गए। हस्तांतरित विषय का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब इसको जो है गवर्नर जनरल अपने मंत्री परिषद की सहायता से प्रशासन करता था। इसमें गवर्नर जनरल की एक अलग परिषद होती थी, उसकी सहायता से वो अपना प्रशासन करता था रक्षित विषयों पर। और जो हस्तांतरित विषय थे इसमें जो है प्रांत केंद्र में मंत्री परिषद की स्थापना हुई थी
उसमें जो है गवर्नर जनरल अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से वो कहने का मतलब प्रशासन करता था। और ये मंत्रिपरिषद जो होती थी वो जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो इस तरीके से केंद्र में दैव शासन की स्थापना कर दी गई और आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय में उसमें अलग अलग विषयों का बंटवारा कर दिया गया। जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रांतीय स्वायत्तता। इसी अधिनियम के तहत ही प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी गई। स्वायत्तता का मतलब होता है अब जो है प्रांत अपने कानून खुद बना सकते थे। कहने का मतलब होता है प्रांतों को प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान कर दी गई कि जो विषय प्रांत के हैं, राज्य सूची के हैं, उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो प्रांतों को प्रदान कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये लागू किया गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है संघीय न्यायालय की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना करना था और ये संघीय न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित था। कहने का मतलब इसकी स्थापना कहाँ पे होनी थी? दिल्ली में होनी थी। और इसमें जो है जब वो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जो है अधिकतम मतलब 7 से ज्यादा अन्य न्यायाधीश उसमें नहीं कहने का मतलब नियुक्त किए जा सकते थे। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। ठीक है। और इसके विरुद्ध जो है यदि कोई मामला कहने का मतलब संघीय न्यायालय में हुआ और वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो संघीय न्यायालय के विरुद्ध जो है हम अपील कर सकते थे प्रिवी काउंसिल में। और प्रिवी काउंसिल जो है वो लंदन में स्थित थी। ठीक है। जैसे आज हाईकोर्ट में कोई मामला हो और वहां से हम उसके फैसले से संतुष्ट ना हो तो हम उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि संघीय न्यायालय से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके फैसले के विरुद्ध जो है हम प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। और ये प्रिवी काउंसिल जो थी वो लंदन में स्थित थी। अब ये जो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ये जो है 1 अक्टूबर 1937 से अपना कार्य इसने स्टार्ट कर दिया। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गोयर। सर मॉरिस गोयर जो है वो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जितने भी विषय हो, जैसे आज क्या है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विषयों को शामिल कर दिया गया। उसी तरीके से ये जो प्रावधान लिया गया है जो आज हमारे संविधान में है कि जितने भी विषय हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कहने का मतलब कुछ मामले ऐसे थे जिनको कि राज्य सूची में डाल दिया गया और कुछ को संघ सूची में और कुछ को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो संघ सूची में 59 विषय थे। इन 59 विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। और जो राज्य सूची के विषय थे वो थे 54 विषय और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है। उसके बाद समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए और समवर्ती सूची पर के जो विषय होते हैं उन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों कानून में टकराव होगा तो उसमें संघ के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता मिलेगी। तो ये शक्तियों का विभाजन जो है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही आज के संविधान को प्राप्त हुआ है। उसके बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही जो बर्मा मतलब आज का म्यांमार है वो पहले भारत में ही था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया। ये मेन पॉइंट है। अभी तक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में
अंग्रेजों ने क्या किया था कि मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। उसके बाद सिखों को भी अलग निर्वाचक मंडल, निर्वाचक क्षेत्र उसने संप्रदाय किया था। लेकिन अब उसका विस्तार करते हुए जो है, अब इसमें जो ईसाई थे, जो यूरोपीय थे, जो हरिजन थे, जो आंग्ल भारतीय थे, इन सभी को भी इसमें शामिल कर दिया गया। मतलब इनका भी अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और उसमें उसी कैटेगरी के लोग ही, कहने का मतलब, चुनाव लड़ सकते थे और वही लोग जो है वोटिंग कर सकते थे। तो इस तरीके से भारत को बांटने का, भारत को खंड खंड करने का ये एक और षड्यंत्र इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 आपने इस वीडियो में देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करें और बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इसके आगे, इसके पीछे के जितने भी अधिनियम हैं वो सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।